Welcome to Frankly Speaking, and my guest today is Smriti Irani, who needs no introduction, Union Minister for Women and Child Development and Textiles and Minority Affairs. Textiles, minority affairs. स्मृति ईरानी जी, आज देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई? क्यों? पार्लियामेंट में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि इस मिथ्या को दूर करने की ज़रूरत है। पहले तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट उन्हें राशि नहीं आता था, क्योंकि पार्लियामेंट के इतिहास में उनकी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा है। और जहाँ तक बात ना करने की बात है, उन्होंने अपनी बात संसद में रखी थी। संसद में जब उन्होंने कुछ कटाक्ष किए, कुछ आरोप किए, संसद की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत आप रूल्स के तहत जो एलिगेशंस लगाते हैं उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तथ्यों के आधार पर अपना सिग्नेचर देकर एक एक शब्द को सर्टिफाई करना पड़ता है। जब उन्होंने इस प्रकार के कटाक्ष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किए और गंभीर आरोप लगाए, तो उस दरमियान उनसे कहा गया था कि आप जो कह रहे हैं उसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उन्होंने धड़ल्ले से कहा हाँ मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, लेकिन एक भी शब्द को ऑथेंटिकेट और वेरीफाई नहीं किया। जब ऑथेंटिकेट नहीं किया तो जहाँ जहाँ उन्होंने झूठ बोला उस पर संसदीय जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत स्पीकर का अधिकार है, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई की होगी। लेकिन ये कहना मुझे बोलने नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा कौन सा मंच है जहाँ से उन्होंने बोलना बंद किया है? चाहे संसद हो या संसद के बाहर, गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध जाकर हर वक्त तीखा प्रहारी तो किया है। कांग्रेस एलिगेशन इज, उनका कहना है कि कोर्ट से जो प्रतिक्रिया आई है, ये हो सकता है कि राहुल गांधी को इस बात की निश्चित रूप से विडंबना नहीं, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मुझे झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरे झूठ को हर मुकाम पर, हर मोड़ पर चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जो वो कहते थे वही परम सत्य है जब वो सत्ता में थे। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो वो कहते हैं उसको चुनौती दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे साधारण नागरिक हो जो इंटरनेट के माध्यम से राहुल गांधी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करता है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जब वो झूठ बोलें, उस झूठ की सराहना पूरा देश करे, उस झूठ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करे। ये तो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा केस सूरत के कोर्ट पर गया, वहां पर बीजेपी के एमएलए ने पहले ये अवमानना की अर्जी डाली। ये स्टेटमेंट कोला कर्नाटका में हुआ, लेकिन कोर्ट सूरत के दरवाजे का खटखटाया गया। एमएलए गए वहां। अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, वो किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दायर कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अथवा मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, अथवा मैं एक धर्म को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जाति को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जेंडर को बिलोंग करती हूँ, इसलिए जहाँ गांधी खानदान चाहेगा वहीं केस होगा। फॉर इंस्टेंस, अमित शाह के खिलाफ भी केस हुआ। गुजरात में नहीं किया आपने केस, आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में चलाया केस। किसके सरकार के दौरान चलाया गया? किसके आदेश अनुसार चलाया गया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार अमित शाह को प्रताड़ित किया गया, जेल में रखा गया। नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ग्रिल किया बैठकर। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश के बजट को रोका था देश की संसद में? आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर आप एक पर्टिकुलर समाज के हो, आपको राहुल गांधी इंसल्ट करेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी झूठ बोलेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी एक विशियस कैंपेन चलाएगा, और आप जुडिशियल रेमेडी तक नहीं ले सकते। लेकिन डेफमेशन लॉ कहता है कि कभी भी जनरल स्टेटमेंट पर नहीं को अप्लाई करने का अधिकार कोर्ट का है। कोर्ट ने किस आधार पर लॉ को और कैसे अप्लाई किया है, आई विल नॉट सिट हियर एंड रिविजिट द विजडम ऑफ एनी कोर्ट टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस वाज नॉट फेयरली डन, टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस शुड बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन, to say that I am so politically arrogant
that I will not accept a judicial verdict and to convert it into political mayhem in such a fashion that you insist on not passing the budget of the country. That is what the Gandhi Khandan has done. They think हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस देश पर हुकूमत करना. Or how dare people of this country vote for Narendra Modi? How dare people of this country go on a path of economic development? How dare this country become the 5th largest economy of the world? How dare this country now have vaccine Maitri with 160 countries? How dare this country manufacture a vaccine made in India for the people of the country and servicing the rest of the world? ये सारा तमाशा जो गांधी खानदान का है, और ये सिर्फ गांधी खानदान का है, क्योंकि अगर आप चिदम्बरम साहब का ही वक्तव्य सुन लें, वो इस बात से धीरे धीरे हो रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आंदोलन करें, लेकिन जनता हमारा साथ नहीं दे रही है. चिदम्बरम साहब का एक वक्तव्य है कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी बोल ले, लोग सड़क पे राहुल गांधी के साथ नहीं उतर रहे. तो राहुल गांधी की जो जिद है, हाउ डेयर नरेंद्र मोदी विन एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर. लेकिन स्मृति ईरानी जी, सवाल ये भी है, आपने कहा अमित शाह जी के साथ ये हुआ, मोदी जी के साथ ये हुआ, तो किसी ने बीजेपी, तो ये बदले की राजनीति है क्या? हाय तौबा, किसी ने नहीं की थी. बदले की राजनीति कैसे हो गई? गाली राहुल गांधी बके ओबीसी कम्युनिटी को, और बदला हम ले रहे हैं. राहुल गांधी देश के खिलाफ जाकर लंदन में बोलते हैं, बदला हम ले रहे हैं. राहुल गांधी हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का उपहास उड़ाते हैं. हु इज इंडिया नाविका? You, I and 1.4 billion people, we are India. He doubts our capacity as Indians to manufacture for the world, for ourselves. वो हिंदुस्तान पे कटाक्ष करे, बदला हम ले रहे हैं. लेकिन आपके जो विधायक थे वहां, उन्होंने सूरत से जाकर हाई कोर्ट में अपने ही केस पर स्टे लिया. पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाया जा रहा है. कह रही हूँ, वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है. मुझे बताइए, इतने धुरंधर वकील हैं कांग्रेस पार्टी में, और आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी का एक भी धुरंधर वकील एक कोर्ट का केस लड़ने में सक्षम नहीं है. कब से जजमेंट आ गई है, तब से ये लोग वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं. ये संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को लगता है वो पॉलिटिकल मार्टर हो जाएंगे? तो अगर वो पॉलिटिकल मार्टर होने की बात कर रहे हैं तो इससे में पढ़ा है, ओपन नाम की एक मैगजीन है, उस मैगजीन में एक पत्रकार के आर्टिकल में लिखा है कि राहुल गांधी को उनके वकील ने कहा माफी मांग लीजिए, आपने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है. राहुल गांधी ने मना कर दिया, उस वकील ने केस वापस कर दिया. राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है? मैंने तो मैगजीन में पढ़ा, बताएं ना क्या ये सत्य है? चिदम्बरम साहब कह रहे हैं हम आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक भी नागरिक हमारा समर्थन नहीं कर रहा, मिडिल क्लास हमारा समर्थन नहीं कर रहा. क्या ये सत्य है? आपको लगता है राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद शायद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बहुत जल्दबाजी दिखाई? 24 घंटे में शब्द में नहीं बोलती हूँ, मैं अपने शब्द में बोलती नहीं हूँ. आप कपिल सिब्बल साहब के शब्द सुन लीजिए. That there is an automated legislative response to a judicial verdict. और घर खाली कराना ऑटोमेटेड है? There is an automated, क्यों घर खाली नहीं होगा? मुझे इतना बता दीजिए, ये घर किसका है? आज जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे, मेरा है क्या? ये मेरा है? मेरा नहीं है. ये जनता के पैसे से बनाया हुआ एक मकान है, टैक्स पेयर का घर है. आप टैक्स पेयर है ना? मैं क्या आपके घर पे कब्जा कर सकती हूँ? ये मेरा अधिकार क्षेत्र मात्र तब तक है जब तक मैं अमेठी की सांसद हूं अथवा जनता की प्रतिनिधि हूं. आप मुझे कह रहे हैं कि द लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी विद द एक्सेप्शन ऑफ द गांधी खानदान. वाई? कल को मैं अगर सांसद नहीं रही, आपको लगता है मेरी इस घर से मेमोरीज अटैच्ड हैं, मैं इस घर में 8 साल से रह रही हूँ, मुझे यहाँ रहने का अधिकार होगा? और अगर तब मुझे आया एक नोटिस, तब मैं कहूंगी आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे मेरे घर से. दिस इज द पीपल्स हाउस एंड यू आर सेइंग विद अ सेंस ऑफ एरोगेंस दैट हाउ डेयर यू टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस. बाय
Where did that notice emanate? Lok Sabha Secretariat क्या है नाविका जी? Lok Sabha is the house of the people, and that Secretariat administers the will of the people. The law says, procedure says, regulation says कि आप जब तक सांसद हैं तब तक आपको ये मकान दिया जाता है. जिस दिन आप सांसद नहीं है तब आपको मकान खाली करना पड़ेगा. इसमें हाई तौबा करने की क्या जरूरत है? ये सारे सांसदों को पता है. शायद ये हो सकता है कि आपको लगा था कि आपका आजीवन हक है ल्यूटियंस दिल्ली पर. शायद ये हो सकता है कि आपको लगा होगा, हाउ डेयर सम सेक्रेटरी, सम क्लार्क सिटिंग इन लोकसभा हैव द ऑडेसिटी टू राइट अ नोटिस एंड से साहब सॉरी लेकिन आपको घर खाली करना पड़ेगा. वो अपना काम कर रहा है रूल्स के हिसाब से. वो जिसने भी वो लेटर भेजा है, मुझे नहीं पता वो नोटिस किसने भेजा है. हमारे पास भी आते हैं नोटिस कि भाई बिजली का बिल भर दीजिएगा, आपने भरा कि नहीं उसका प्रमाण दीजिए. मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं जाके क्या किसी क्लर्क को बोलती हूँ हाउ डेयर यू सेंड मी दिस कि मैं बिजली का बिल. ये जनता का घर है भाई. यहाँ पे मैंने गैस का बिल भरा कि नहीं, पानी का बिल भरा कि नहीं, बिजली का बिल भरा कि नहीं, मेरा कोई सरकार के प्रति कोई टैक्स बाकी है कि नहीं, मुझे भी आता है नोटिस. सो आई थिंक that arrogance, that sense of entitlement, that is shaken, and that is why this display of political arrogance. आप काले कपड़े पहन के देश का बजट की डिस्कशन हो रही है, वहाँ काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं. किसको काला कपड़ा दिखा रहे हैं? देश की संसद को. देश की संसद क्या है नाविका जी? तो काली साड़ी आज आपने भी पहनी है. नहीं, मैंने सॉरी लेकिन ये एक वीवर है उड़ीसा से, उसके लिए मैंने पहनी है. लोगों को मालूम है कि जब मैं ऑपोजिशन की मेंबर थी, मैं भी राज्यसभा से 2 बार सांसद रही हूँ. ये तमाशे हमने नहीं किए. पर बीजेपी ने भी कई बार विघ्न डाला है संसद की प्रतिक्रिया पर. का बजट रोका नहीं है. आई एम सॉरी, कभी नहीं रोका. वॉश आउट हुए, रोका नहीं. लोकसभा में, राज्यसभा में आप देश का बजट देखिए, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के मुद्दे देखिए. हमने कहीं भी कभी भी जाकर सांसद हो या सामान्य कार्यकर्ता हो अपने देश को विदेश में जाके गाली नहीं दी है. उन्होंने दी है. लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में भी बयान दिया था. हमारे देश के खिलाफ मेरे प्रधान सेवक ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी बयान देश में, देश के बाहर नहीं दिया है. मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को इस देश में गांधी खानदान छोड़कर कोई नेता मिला है जिसको उन्होंने सम्मान दिया है? कभी नहीं दिया. आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए. मनमोहन सिंह तक को उन्होंने सम्मान नहीं दिया. फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया था ऑर्डिनेंस. नहीं फेंका था. उस आदमी को अपना खानदान छोड़ के कुछ दिखता नहीं है, और मोदी को देश छोड़ के और कुछ नहीं दिखता. यही फर्क है दोनों में. लेकिन अगर जर्मनी और यूएस भारत की जो जस्टिस की प्रणाली है उसे देख रहा है, तो क्या हमारी सरकार को पहल करके ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए? इतना कहूंगी, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ. आई एम इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ऑन इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी द MEA विल गिव whatever statements the MEA deems fit. But let me reflect as a citizen and look at the cycle of events. Rahul Gandhi goes overseas, pleads literally for foreign intervention. This is not the first time a congressman has done this. You've had Manishankar ji going to Pakistan, literally begging Pakistan, come do something against Modi. You've had many such statements made by Congress activists, by Congress politicians. This is not the first. And the fact that Mr. Gandhi makes this statement penultimately is an indication that this is a resolution of the Gandhi Khandan. That we cannot win the vote from the people of our country, so they'll seek a foreign intervention in the democratic processes of the country. The fact that they are overjoyed about foreign interventions or statements about judicial processes in my country, what does that tell you? The fact that a congressman celebrates intervention by a foreign entity in India's judicial process. I am outraged as an Indian. When did any politician in this country, except for the Gandhi Khandan,
ask and literally beg for foreign intervention. And those in the foreign media and those in the Western world who do not understand what has happened in India, let me say this as an Indian citizen, and Navika ji, I am giving this, contextualizing it not as a cabinet minister but as an Indian citizen. And I'm doing it in a phrase that may be accepted and understood by the Western world. Rahul Gandhi has been convicted of an ethnic slur, of a racial slur. He made racist comments against a community. That is why a court in India has convicted him. Does the Western world think that Rahul Gandhi is certified democratically to heap racial slurs against a community? That is my question to the Western world. But what does that speak about our relations with foreign powers? If they are to give such statements, doesn't it show a little bit of gap in our relations with them? Not at all. Not at all. Like I said, this is an area on which MEA is positioned to speak on, and I will not leverage my interview to give a statement against any nation state. But let me only say this. What is India's global position? And when has this cacophony started? This cacophony started when the pandemic hit the entire globe. And there was a global concern, what will happen to India? Why? Because we have a huge population in the rural landscapes. If you remember, the Western world said, how will Modi handle it? We have 6,22,000 villages. How did our village communities handle it, Navika ji? We as a nation state have seen a government deliver food to the doorstep of 800 million citizens for the past 2.5 years at the cost of government of India under Modi's leadership. No country in the world has done it. What happened next? Everybody said, India has never produced a single PPE suit. What will Modi do? In March, India had 0 companies producing PPE suits. By May, India became the second largest exporter in the world, beating many nation states which had always produced PPE suits. India had no machine, no raw material. But Modi managed to deliver it for India and the rest of the world. Then came a conversation, what about vaccine? And you had people like Rahul Gandhi saying, Indians do not have the capacity to do this, let's import vaccines. You remember? He mocked India's capacity to manufacture pharmaceuticals. He mocked India's capacity to manufacture vaccines. In fact, he questioned the capacity of Indian scientists to do it with alacrity in a small time frame. India produced not only vaccines for herself, she made sure that 200 crore doses are delivered technologically. There were countries in the world that were writing handwritten chits. India was delivering its vaccine technologically through CoWIN. Indians across the country knew how to leverage an app to get the service called a vaccine. 3 doses, free, Government of India. And we gave pharmacological support and vaccine support to 160 countries. And then India became the 5th largest economy in the world. And then the attacks became severe. What is the need for Rahul Gandhi? What is the need for Rahul Gandhi to continuously attack Make in India? You tell me. What is Make in India? I am saying, what is Rahul Gandhi made in India? मैं अमेठी से सांसद हूँ. राहुल गांधी वहाँ 10-15 साल रहे. जब तक वो सांसद थे 80% अमेठी के पास टॉयलेट नहीं था. और वो ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर उस खानदान ने 40 साल रूल किया है. 60% जनता के पास बिजली नहीं थी. मैं आपको याद दिलाऊं, आप ही की चैनल आई थी, टेप आप उठा के देख लीजिए अपना. आपने मेरा एक मिट्टी के घर में इंटरव्यू किया था तब और कहा कि जो टॉयलेट नरेंद्र मोदी बना रहा है वो पक्का है, लेकिन घर मिट्टी का है. शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? 850 फैक्ट्रीज यूनिट्स बंद हुई जब राहुल गांधी सांसद थे. व्हाट इज हिज इकोनॉमिक एजेंडा? व्हाट इज हिज विजन अपार्ट फ्रॉम अब्यूजिंग मोदी? यू टेल मी. 90,000 से ज़्यादा घर नरेंद्र मोदी ने परिवारों को वहाँ दिए. नाविका जी, इफ़ यू कैच इवन 3 लोग ही पकड़ लीजिए एक परिवार में, कितने हुए? 90,000 घर बने. तो इतने लाखों लोगों के पास घर नहीं था. राहुल गांधी की आप इकोनॉमिक विजन, एडमिनिस्ट्रेटिव विजन पूछिए ना. जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ डीएम का ऑफिस तक नहीं था. उसका शिलान्यास अमित शाह ने किया है.
योगी आदित्यनाथ के साथ। वहाँ पर पुलिस लाइन नहीं थी, योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर अभी पुलिस लाइन दी है। वहाँ पर पहला डायलिसिस सेंटर नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोला। राहुल गांधी के खानदान ने उस फाउंडेशन में सिर्फ श्रीमती वाड्रा, राहुल जी और सोनिया जी हैं। 623 रुपए में 40 एकड़ जमीन ले ली और कहा हम कॉलेज बना देंगे। आज तक कॉलेज नहीं बनाया। हमने अमेठी के नागरिकों ने नरेंद्र भाई से और योगी जी से प्रार्थना करके वहां पर पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अमेठी की पहली खाद की रैक हमने उतारी है मैडम। जो अपने संसदीय क्षेत्र में एक खाद की रैक नहीं उतार पाया, वो देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पे जाके लंदन में कटाक्ष कर रहा है। जी, आप 2 बार लड़ी हैं राहुल गांधी के खिलाफ। एक बार मार्जिन कम किया और एक बार उन्हें हराया। नाविका जी, अगर आपको रिसर्च में बहुत रुचि हो तो आपके चैनल पे इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी का एक इंटरव्यू है प्रभु चावला के साथ 2014 के चुनाव के बाद। अमेठी के ऊपर प्रभु चावला जी ने उनसे पूछा था कि मुलायम सिंह जी, अमेठी में तो ये हारते हारते रह गए। मुलायम सिंह जी का वक्तव्य है ऑन रिकॉर्ड कि नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सोनिया जी का मुझे फ़ोन आया कि आप राहुल की मदद कर दीजिए और मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र किया है। आप वो इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए नाविका जी। मैं 2014 में 1,05,000 वोट से ही हारी थी 20 दिन में। मुलायम सिंह ने मदद नहीं की होती तो राहुल गांधी 14 का चुनाव भी नहीं जीतते। जो बिना किसी सहारे के खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, वो मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं। अब अमेठी में अगर राहुल गांधी आपके खिलाफ नहीं लड़े क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, 2024 में कौन कहां से बीजेपी से लड़ेगा ये मैं नहीं जानती। मैं जेन्युइनली नहीं जानती, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है। 2024 के बारे में एक ही गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि टाइम्स नाउ के उस दिन के फ्रंट पेज पे और फ्रंट बैनर पे यही होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस हिज 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। आई एज अ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैन गारंटी यू दैट हेडलाइन। लेकिन अमेठी में अगर राहुल गांधी आपके ऑपोजिट नहीं हो तो थोड़ा में कौन क्या लड़ेगा मुझे नहीं पता। प्लीज रिकग्नाइज, एंड आई एम हम्बली सेइंग दिस, माई आइडेंटिटी इज नॉट राहुल गांधी। आई हैव गिवन 20 years in Indian media. I am not where I am because my daddy was very well known. पापा की वजह से मैं नहीं बनी हूँ लाइफ में, अपनी मेहनत से बनी हूँ। मैं 3 टाइम की सांसद हूँ, मैं 3 लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी हूँ। उसमें से एक ऐसा चुनाव जीती हूँ जहाँ पे एक खानदान का गढ़ है, जहाँ पे पहली बार हमारे देश के इतिहास में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का हारा है। Do not reduce my contribution as an individual in this country, in media and in politics, to just become somebody whose pastime is Rahul Gandhi. I've done much. I have created and I have had the opportunity of creating history in media. As an administrator, I was the textile minister when the Prime Minister was kind enough to support us to build the PPE industry. I started the documentation for the new education policy, which came after 3 decades. I have had the opportunity under the Prime Minister's direction of making the first national ranking framework for all educational institutions in this country. Since 1970, there has been a policy for Anganwadis. Under the Prime Minister's direction, I have had the opportunity of changing 3 policies since the 1970s that were defunct, courtesy the Gandhi Khandan. Now I am Minister Minority. For the first time in the history of our country, 4,314 women are going without a male support for Hajj. So I can enunciate much that I have done as an administrator. My life is not about Rahul Gandhi. I am compelled to answer questions about him because I fought 2 elections against him. But I say this again, I am not what I am because my daddy was somebody. A lot of people, of course, do appreciate, and for women, you are somebody they look up to as a role model for standing up to all that is often said about you.
a recent statement जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। बीवी श्रीनिवास ने रिकॉल किया जब आपने महंगाई पर। देखिए, ऐसा है, ये पहला कांग्रेस का नेता नहीं है जिसने भद्दी बात कही हो मेरे बारे में। कांग्रेस में एक पाथवे है टू सक्सेस कि स्मृति ईरानी को जितनी भद्दी गालियां दे सकते हो दो, स्मृति ईरानी के जितने मीम बना सकते हो बनाओ, स्मृति ईरानी के बारे में जितनी भद्दी अभद्र कटाक्ष कर सकते हो करो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने हाल ही में एक प्रेस के अपने वक्तव्य में कहा, शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के। जुबान बदलती रहती है और ये मेरे साथ अकेले होता है ऐसा नहीं है नाविका जी। हम सब जानते हैं, कामकाजी महिला हो जिसने अपने बलबूते पर कोई काम किया हो, किसी अमीर बाप के बेटे को, किसी शहजादे को अगर चुनौती दी हो तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा। ये मुझे पता था पहले दिन से। And I have said this again and again that to fight and win Amethi there will be a personal price to pay, courtesy the Gandhi Khandan, and this emanates from Sonia Gandhi, this emanates from Rahul Gandhi. लेकिन कांग्रेस का कहना है उन्होंने नोटिस भी दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से लड़ लो तो ये सब होता है। लेकिन कांग्रेस का कहना, और उन्होंने नोटिस भी दिया है, क्या नहीं कहा है, कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया। कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। देश ने देख लिया, देश ने सुन लिया, देश को पता है कि किस निम्न स्तर की राजनीति के काबिल हैं। इसीलिए तो एक जुडिशियल वर्डिक्ट आया इनके खिलाफ, और ये पहली बार नहीं किया है। मैं आपको दोबारा चुनौती देती हूँ, आप मुझे एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी बता दीजिए जिसके प्रति राहुल गांधी को सम्मान हो। एक तो बताइए, सावरकर का अपमान करने वाला व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा? लेकिन विपक्ष एक अलायंस बनाती हुई नजर आ रही है। अलायंस मुझे बताइए। मैंने कहा ना, खुद बेसहारा है, अलायंस की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है। ये नेता है? आप मुझे बताइए, नेता कौन है जो दूसरों का सहारा बने या अपने लिए सहारा ढूंढे? लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट सेशन में सारे एक साथ गए। ममता बनर्जी ने कि जब तक राहुल गांधी है तब तक टीआरपी है, तो वो क्या सम्मान है? तो जा रहे हैं। इज दैट अलायंस? नहीं, पर अब तो जा रहे हैं उनकी मीटिंग। Congress is begging, then obviously somebody will show courtesy. तो ये courtesy है। Issue is, how would I know what they're doing? My issue is, they are begging for support. They don't have the people's support. They don't have political parties' support. What does that say about the Congress party? I am not saying it. You are telling me that they are desperately trying to bring a cohort together. What does that mean? स्मृति ईरानी, कल रामनवमी थी, देश में फिर बहुत सी ऐसी वारदातें देखी जो रामनवमी पर हमने पिछले साल भी देखी थी, और इस पर ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट भी आया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि बाहर से लोग लाए जाते हैं, एलिगेशन कि राइट्स या इस तरह की आगजनी पूछ रही हूँ मैं, पीछे बीजेपी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। स्टेट की मुखिया कह रही है मैं सहाय हूं, फिर तो आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्या ये पहली बार है कि लॉ एंड ऑर्डर हैज गॉन ऑराय इन वेस्ट बंगाल? चुनाव के बाद 60-60 साल की औरतों का, हिंदू औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ कि नहीं? और करने वाले क्या टीएमसी के गुंडे थे? क्या वो केस लंबित है? क्या टीएमसी के गुंडों ने, नेताओं ने गांव-गांव जाकर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के समर्थक, भाजपा के वोटर्स को ये कहा अपने घर की औरतें हमारे पास छोड़ जाओ तभी तुम्हें गांव में एंट्री होगी? क्या आपने ये चलाए थे टेप्स, वीडियोस चलाए थे? तो एक मुख्यमंत्री कह रही है मैं असहाय हूं, मेरे प्रदेश में आगजनी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछे ना, लॉ एंड ऑर्डर उनका जिम्मा है। लेकिन उनका कहना है कि आग जलाने वाले भी बीजेपी के हैं। हिंदू हैं, बीजेपी की हिंदू हैं। आप हिंदू होने पर कटाक्ष कर रहे हैं नाविका जी। कौन है वो हिंदू? 134 साल हम एक कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करते रहे, मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति स्थापित करने के लिए।
हम डेली एज अ कॉम गाली खाते हैं। राहुल गांधी तक मेरे कॉम को गाली बकता है। ओबीसी कम्युनिटी किस धर्म की कम्युनिटी है? एक ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता भद्दी टिप्पणियां उस गरीब महिला पर करते हैं। वो महिला किस धर्म की है? मेरे धर्म की है। तो आप ओबीसी को गाली देंगे, आप ट्राइबल्स को गाली देंगे, ट्राइबल कम्युनिटी की एक महिला को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, आप दलित नेताओं से अपनी चप्पलें उठवाएंगे, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की आप सबको गाली बकेंगे, मीम्स डालेंगे, ट्वीट्स डालेंगे, फिर कहते हैं कि हम गलत हैं। तो ये सेक्युलरिज्म की लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है, ये किस चीज की लड़ाई है? मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, पारसी से ब्याही हूँ। पारसियों का नियम है कि आप उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते अगर आप पारसी नहीं हैं। मेरे 2 बच्चे हैं पारसी धर्म में, उनका नवजोत हुआ है। जो जनेऊ हिंदू पहनते हैं, पारसियों में भी वो प्रथा है, वो नवजोत करते हैं। नवजोत की जब वो पूजा चलती है, विधि चलती है, तो आप इसमें नहीं जा सकते, क्या कहते हैं, अपना मंदिर में नहीं जा सकते। मैंने तो मर्यादा कभी भंग नहीं की। मैंने तो नहीं कहा दिस इज आई एम फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी हेंस आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू, नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कभी आपसे कहा, आपने कहीं नरेंद्र मोदी को ये कहते सुना कि मैंने सड़क बनाई है, इस पे सिर्फ एक धर्म के लोग चलेंगे, जिसने मुझे वोट दिया वही चलेंगे? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। पहली बार हज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की पहली बार हज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमने समन्वय किया। एक पूरी टेक्निकल टीम जा रही है। 1,75,000 हाजियों की सुविधा SBI के माध्यम से हो रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से हो रही है, वैक्सीन की व्यवस्था सरकार कर रही है। हम कम्युनल हैं। आपको लगता है कि अब चुनाव में कुछ महीने रह गए, वैसे तो 1 साल है, लेकिन जिस तरह से संवाद खत्म नहीं। 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। आप तो अभी ऐसे कह रही हैं जैसे आपने इन 2 सालों में हर गली नुक्कड़ के चुनाव को आपने मोदी का चुनाव बना रखा था। जो भी राजनीतिक दल मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो तो मोदी के ऊपर टेस्ट है। हमारा चुनाव खत्म कब हुआ? 9 साल से तो लड़ रहे हैं। लेकिन स्मृति जी, आज एक और मुद्दा उठाया गया। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री की एक सरप्राइज विजिट जो नए पार्लियामेंट में, और कहा है ये वैनिटी प्रोजेक्ट है। जब भी कोई कंट्री शुड नॉट हैव अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग इन द ब्रिटिश ग्लोरी इज द कांग्रेस स्टैंड, दैट दिस कंट्री शुड नॉट बिल्ड अ न्यू पार्लियामेंट फॉर इट्स पीपल in permanence and should subjugate itself to its British Raj past is what the Congress says. Around political arrogance and building भव्य buildings is the problem. 400 से ज़्यादा institutions पे तो गांधी खानदान का नाम है, हटवा दें। उनका कहना है कि हटवा दो। मोदी डिक्टेटर है और उन्हें एक ना एक ऐसी बिल्डिंग या संस्था है जो, कह रही हूँ, वो पार्लियामेंट जनता की है। नरेंद्र मोदी ने कहा नया भारत बना रहे हैं जी। क्या नए भारत में हम अंग्रेजी हुकूमत के पदचिन्हों पर चलकर नया संकल्प ले सकते हैं, या क्या हम में इतनी काबिलियत है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए एक नया भव्य पार्लियामेंट बनाएं? उसमें बैठेगा कौन? राहुल गांधी नहीं आएंगे? अभी तो डिस्क्वालीफाइड है, नहीं आ फिर भी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। तो सेंट्रल हॉल तो वही तो कह रही हूँ, नहीं आएंगे। जयराम रमेश नहीं आएंगे, खड़गे साहब नहीं आएंगे, या उनको लगता है हमको वोट ही नहीं मिलने वाला इस नए पार्लियामेंट में आने के, हमारे पास नहीं होगा। पर नहीं, क्या एमपी बन के, वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं आएंगे क्या? वी टॉक अबाउट political arrogance. 400 institutions are the गांधी खानदान नेम, टेक इट आउट। यही है जवाहर भवन, हटाओ ना नाम, फिर पिटिशन दो।
गांधी खानदान को अगर थोड़ी सी भी इस बात की शर्म बची हो कि हम हिपोक्रेट्स नहीं हैं, सबसे पहले पिटीशन लिखकर दे दे कि कृपया 400 संस्थानों पे हमारा नाम है, प्रधान सेवक जी इस नाम को हटाने की कृपा करें। बोलेंगे क्या? फला फला ब्रिज पे हमारा नाम है, फला फला एयरपोर्ट पे हमारा नाम है, फला फला भवन पे हमारा नाम है। अरे जहाँ हैंडीक्राफ्ट बिकता है जनपद में, उसके ऊपर भी अपना नाम लिखा रखा है। हटवाए ना, फिर लिख के दें कि हम पॉलिटिकल एरोगेंस में नहीं मानते, हम इस देश के संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। 75 साल हो गए आज़ादी के, आप 75 वीरों के नाम निकाल लीजिए, हमारा नाम हर इंस्टीट्यूशन से मिटा दीजिए। 75 स्वतंत्रता सेनानियों के आधार पे, और सबसे पहला तो सावरकर के नाम पे कर दीजिए। ये क्या? पर वो उनका बिलीफ है कि सावरकर माफी मांगते थे। अच्छा, और इसलिए मई 1980 में उनकी दादी श्री ने सावरकर जी की प्रतिमा को बनाने का बहुत बड़ा एक पत्र लिख दिया। उनकी दादी श्री ने, इंदिरा गांधी ने स्टैंप निकाल दिया सावरकर जी के नाम पे। तो मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी दादी गलत थी, मैं ठीक हूं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी गलत थी, मैं सही हूं। लेकिन क्या, मुझे इसका तो जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी पे स्टैंप निकाला। मैंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था नाविका जी कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन कभी अपने देश को जाकर गाली नहीं दी बाहर, अपने देश को ह्यूमिलिएट नहीं किया बाहर, देश के अंदर देश को तोड़ने का प्रयास नहीं किया था। ऐसा क्यों है कि जब से सोनिया जी ने सत्ता खोई है तब से बौखलाहट इतनी है कि हर चीज को तहस नहस करने में इनकी रुचि है। लेकिन एक सवाल जो हर विपक्षी पार्टी पूछती है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? ईडी, सीबीआई, दोबारा कह रहे 95% मैं दोबारा कह रही हूँ, आप अगर एक जुडिशियल प्रोसेस को मानते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का तो विश्वास होगा कि जब एक केस लड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब कहते हैं कि फला ने इस प्रकार का करप्शन किया है, कोर्ट मुझे तो नहीं, मैं कोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं एजेंसी हूँ ना मैं आरोपी हूँ, कोर्ट कहीं ना कहीं तो कहेगा कि भाई एविडेंस दिखाओ, इनको क्यों बंद रखें। एजेंसी एविडेंस दिखाता होगा, जिसके ऊपर आरोप है वो कहता होगा नहीं नहीं साहब इस एविडेंस को मत मानिए, तो कोर्ट कहता होगा निश्चित से आप बताइए क्यों ना माने। निश्चित रूप से जो आरोपी है वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाता, वरना आप कह रहे हैं इस देश की जुडिशरी गांधी खानदान के खिलाफ है। नहीं, बाकी भी बहुत, बाकी पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी है इस देश की जुडिशरी। ये आपका आरोप है, ये विपक्ष का आरोप ये नहीं है, आरोप ये है वही तो कह रही हूँ, जो 95% इन्वेस्टिगेशंस उनके खिलाफ है। क्या बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है? आप समझ नहीं रहे, जिसने लूटा है उसी के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगा। प्रधानमंत्री जी का हाल का वक्तव्य देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने जब्त किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपया जब्त किया। लेकिन कर्नाटका में आपके काउंसलर, आपके एमएलए के यहाँ भी दोबारा कह रही हूँ, एजेंसीज जब भी, और मैं एजेंसी की प्रतिनिधि नहीं हूँ, एजेंसी जब भी इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेट करे, मीडिया जब भी इन्वेस्टिगेट करे, आप भी तो नाविका जी रात का 9 बजे का शो करती हैं, सब पे कटाक्ष करती हैं, मुझ पे भी किया, बाकी बीजेपी के एक्टिविस्ट को भी डालती हैं, बाकी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ कहती हैं। जब आप मैंने आपका देखा है वक्तव्य यूपीए के ज़माने में कांग्रेस के नेताओं के पीछे भागते भागते कि जी आपने कोयले में चोरी की थी, याद है आपको? आप गलत थी क्या? आप बीजेपी से है नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस में रह चुकी हैं, जहां पे जाके नेशनल हेराल्ड छपता है। इसीलिए कह रहे करप्शन करें वो, कार्रवाई कोई ना करे, ये कैसे होगा? तो क्या between now and elections of 2024 is this the end of dialogue in democracy? संवाद खत्म? See, you cannot ask a political organization that this is the Gandhi Khandan way or there can be no conversation. Like I said, when was the last time Mrs. Gandhi reached out
and told the Honorable Prime Minister that there are 400 institutions in my family's name. My son has gone and abused Veer Savarkar. As penance, please take away our name from that building and put Savarkar's name. You will insult India's freedom fighters. You will insult OBCs. You will insult tribals. You will contribute nothing to building of a new India. You will get no civilian support, and this is not my word but Chidambaramji's. You will get no civilian support for the political mayhem you tend to create. And then you will say, मुझे कोई बोलने नहीं देता. बोल तो तुम रहे हो, सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है. जनता ये कह रही है. एज ऑलवेज स्मृति ईरानी बिल्कुल सीधी बात करती हैं. बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. लेकिन जाते जाते एक क्यूरियोसिटी है. सब कहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है बड़ी तानाशाही वाली सरकार है. एज अ मिनिस्टर आपको लगता है कि तानाशाही है? कौन है तानाशाह? मोदी जी को कहते हैं. वाई? क्यों? वही तो पूछूं क्यों? What is तानाशाह? Is it saying कि मुझे 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के पास आज तक बैंक का खाता नहीं है, उनका बैंक का खाता खोलना है और 28 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में डालना? Is that dictating terms so that the poor can benefit? Then yes, Modi has done it. If Modi has said, I need to build 110 million toilets for the poor women of my country, is that Modi dictating terms to administrators? Absolutely. If Modi says that you ensure 800 million people get food at their doorstep without a hitch, and administrations across the country do it, is that Modi dictating terms? Possibly. If Modi says, let's build home for the poor, but he insists that उस घर में ownership paper पे औरत का नाम होना चाहिए, is that Modi dictating terms for 30 million homes that he has built, of which majority ownership is of women? Yes. If Modi says, let me give 38 crore mudra loans, of which 8 crores are young Indians, first time entrepreneurs, 12 crore loans are for the middle class, is that Modi dictating terms that let's give loans without any collateral so that the common Indian can start their enterprise? Yes. Is Modi a dictator when he says मेरे देश के साइंटिस्ट में ये काबिलियत है कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, मैं किसी दूसरे देश में वैक्सीन की लाइन में नहीं खड़ा हूँगा? Is that dictating terms? Yes. If Modi says शिलान्यास मैं करूँगा तो उद्घाटन भी हम ही करेंगे, प्रोजेक्ट्स लंबित नहीं रहेंगे, is that dictating terms? Yes. If Modi says हमारे देश में menstrual hygiene का प्रोटोकॉल नहीं है, हम बनाएंगे और 1 रुपये में सैनिटरी पैड देंगे, और मैं लाल किले से इस बात को बोलूँगा मेरे देश की औरतों के लिए कि तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ये दरकार है, हर मंथ में इसको जाकर तुम एक जनौषधि केंद्र में ले सकती हो. He changed a social construct. Is that dictating terms so that women can talk about menstrual hygiene issues openly? Yes. अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ 40 साल एक ख़ानदान का राज था, पहली बार नरेंद्र मोदी की वजह से फर्टिलाइज़र का रैक उतार सकती हूँ, पहली बार सॉइल टेस्टिंग लैब तक नहीं था, नाविका जी डायलिसिस करने के लिए अमेठी के नागरिक को लखनऊ जाना पड़ता था, आज गौरीगंज में वो सुविधा उपलब्ध है. अमेठी में पहली बार पासपोर्ट का सेवा केंद्र उपलब्ध है. अमेठी में जो 80% जनता के पास टॉयलेट नहीं था, आज हर नागरिक के पास टॉयलेट है. Is that dictating terms? Yes. Well, the opposition has its work cut out for them. अब ये कन्विंस करना पड़ेगा शायद विपक्ष को कि क्या वो इस देश को इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस दे सकते हैं. नहीं, लेकिन
वो कहा जाता है ना कि आपने कहा कि मीडिया में आपकी एक छवि थी और एक मुकाम था, वो आज आपने शायद साबित किया है, क्योंकि बिना डायलॉग के भी यू आर अ फैंटास्टिक ओरेटर. Thank you very much, Smriti Irani, for joining me on Frankly Speaking.